जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 6 केमिकल रिएक्शंस, इसकी एक्सरसाइज के मौजूद एमसीक्यूज क्लास 8 साइंस में। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। पहला सवाल ये किया जा रहा है कि कार्बन बर्न्स इन एयर टू रिलीज एनर्जी अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ। कार्बन जो है वो जलता है, हवा में जल जाता है और रिलीज करता है एनर्जी को अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ। यानी कि अगर कार्बन को आप हवा में जला देते हैं तो फिर जलने से जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन की अगर कमी होगी तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। अगर कार्बन ऑक्सीजन की वाफिर मिकदार में जलेगा तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर फॉर दिस। कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर ये नहीं बन सकेंगे क्योंकि देयर इज नो हाइड्रोजन इन्वॉल्व। कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसलिए नहीं बनेगा, डेफिनेटली कोई हाइड्रोजन नज़र नहीं आ रही आपको केमिकल रिएक्शन में, रिएक्टेंट्स के अंदर। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन ये भी नहीं बनेंगे क्योंकि हाइड्रोजन आपको नज़र नहीं आ रही। सो ए ही सबसे बेस्ट आंसर होगा। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि हमारे पास जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है। यानी जो जिंक है वो डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है। तो याद रखिएगा, जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट बनाता है और सॉल्ट के साथ वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो लिहाजा आप याद रखिएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस जो है वो बनेगी। सो जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो आपको बनती हुई यहाँ पर नजर आएगी। सो जिंक सल्फाइड नहीं बनेगा और हाइड्रोजन, जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला स्टूडेंट्स ZnS होता है। तो लिहाजा चूंकि हमारे पास रिएक्टेंट्स में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है यानी H2SO4 है, तो लिहाजा हमारे पास जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस ही इसका सही आंसर होगा। सो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है? इसको हम रफ नोटबुक पे हल करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास मीथेन है पहले ए ऑप्शन में, और ऑक्सीजन है जो कि 2 मोल ली गई है, और जो प्रोडक्ट बन रही है वो वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो लिहाजा वाटर 2 मोल बन रहा है। सो हाइड्रोजन देखें 4, यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स हैं, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। कार्बन 1 है और यहाँ पे भी कार्बन 1 नज़र आ रहा है, तो कार्बन भी बैलेंस है। 2 2s are 4, इस तरह से हम इसको देखेंगे। और यहाँ पर देखें 2 ऑक्सीजन हैं और 2 1s are 2, तो 4 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पर भी 2 2s are 4, 4 ऑक्सीजन हो गए। तो लिहाजा पहली जो इक्वेशन है वो बैलेंस है। तो चलते हैं अगली इक्वेशन की तरफ। नेक्स्ट इक्वेशन में सोडियम लिया गया है और सोडियम का रिएक्शन क्लोरीन गैस से किया गया है, और प्रोडक्ट में बनते हुए आपको नज़र आ रहे हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और 1 मोल सोडियम है, यहाँ पर भी 1 मोल, यानी सोडियम अगर 1 है तो यहाँ पे भी सोडियम जो है उसकी वैल्यू 1 है। क्लोरीन जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 एटम्स लिए गए हैं, और यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा है कि क्लोरीन का 1 एटम लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है इक्वेशन के अंदर। देखें यहाँ पे 2 नहीं है, तो लिहाजा ये इक्वेशन जो है ये अनबैलेंस है। अनबैलेंस मीन दोनों तरफ एटम्स इक्वल नहीं है। सो तीसरी इक्वेशन को भी देखते हैं। थर्ड इक्वेशन में प्यारे बच्चों कार्बन का रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड के साथ है, तो प्रोडक्ट में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और कॉपर मेटल अलग होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ये बैलेंस है। फिर यहाँ पर कॉपर के 2 एटम्स लिए गए हैं, और यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है कॉपर के 2 एटम्स लिए गए हैं। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो लिहाजा ये भी एक बैलेंस इक्वेशन हुई, तो ये भी बैलेंस है। और अगर हम लास्ट में देखें तो कार्बन का रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन के साथ है, और आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं,
तो ये भी इक्वेशन क्या हुई, बैलेंस हुई। तो ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि उसमें हमारे पास सोडियम और इस इक्वेशन में हमारा सोडियम तो बैलेंस था, लेकिन क्लोरीन यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 1 था, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि अनबैलेंस इक्वेशन आपने बतानी है। लिहाजा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, अगर यहाँ पे आप 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी, बहरहाल 2 लगा नहीं हुआ तो ये अनबैलेंस है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में प्यारे बच्चों ये सवाल किया जा रहा है कि हीटिंग ऑफ सॉलिड पोटाशियम क्लोरेट प्रोड्यूसेस अ गैस। आपके पास पोटाशियम क्लोरेट है, इसका फॉर्मूला होता है ClO3। ठीक है, ये पोटाशियम क्लोरेट का फॉर्मूला है। तो याद रखिएगा कि जो पोटाशियम क्लोरेट होता है इसको हीट करने से ऑक्सीजन गैस पैदा होती है। ठीक है जी, तो हमेशा से आपने ये बात याद रखनी है कि पोटाशियम क्लोरेट का इस्तेमाल ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए लिया जाता है। ये मैं आपको इक्वेशन भी दिखा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि पोटाशियम क्लोरेट, उसको आपने हीट करना है। आपके पास एक टेस्ट ट्यूब होगी, उसमें आप पोटाशियम क्लोरेट को हीट करें तो आपको पोटाशियम क्लोराइड जो है वो बच जाएगा। डेफिनेटली प्रोडक्ट में आपको पोटाशियम क्लोराइड मिलेगा और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती हुई नजर आएगी। 3 मोल ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसका सही जवाब ऑक्सीजन गैस होगा। पोटाशियम क्लोराइड का इस्तेमाल ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट को भी आप हीट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना सकते हैं, और इवन लेड नाइट्रेट को हीट करके आप नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बना सकते हैं। इस रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। लिहाजा इसका सही जवाब डी ऑप्शन होगा, दैट इज ऑक्सीजन गैस। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये किया जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब निकलना होता है, थर्म का मतलब हीट है। लिहाजा ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर आती है वो कौन सा रिएक्शन है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अगर आयरन सल्फाइड को अगर आप हीट करेंगे तो हीट ऑफ द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर इज गिवन आउट। नाइट्रिक ऑक्साइड को अगर आप हीट करेंगे तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होंगी। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बाय हीटिंग द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन, इससे हीट प्रोड्यूस होती है। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इससे हीट पैदा होती है। तो प्यारे बच्चों ये कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि हीट प्रोड्यूस हो रही है। कार्बन ऑक्सीजन को मिलाएं, इन दोनों के मिलने से हीट प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, हीट पैदा होती है। मीथेन गैस को अगर जलाते हैं, आपके घर में जो चूल्हा जलता है ना, ये वाला रिएक्शन है। घर में आपकी गैस आ रही है, ये जलती है, ऑक्सीजन गैस जो है वो साथ प्रोड्यूस होती है, यूज़ होती है। अगर आपने देखा हो कि अगर ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई ना हो, गैस आ भी रही हो तो जलेगी नहीं। तो किचन में आपको पता है किचन हवादार होना चाहिए। हवादार से मुराद है कि उस किचन में गैस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आपको जैसे पता है कि ओपन एयर के अंदर जो है वो बर्निंग काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है, क्योंकि ओपन एयर में आपको बहुत सी ऑक्सीजन मिलती है। तकरीबन हवा में 21% प्यारे बच्चों ऑक्सीजन होती है। तो लिहाजा ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है, इससे आपकी हंडिया पकती है। फिर ये आयरन और सल्फर आपस में रिएक्शन करें तब भी आयरन सल्फाइड बनता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। इसमें भी हीट प्रोड्यूस होती है। तो बहरहाल आपकी बुक में ये 3 रिएक्शंस हैं जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, हीट प्रोड्यूस करने वाले। देखें जब हीट प्रोड्यूस होती है तो उसको हम प्रोडक्ट के अंदर लिखते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। बहरहाल मेरे लेक्चर्स आप लीजिएगा, उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ आपको अपने लेक्चर्स के अंदर, तो बहुत सी लर्निंग हो जाएगी आपकी। तो लिहाजा ये 3 रिएक्शंस आपकी बुक में हैं। इसी के लिहाज से आपकी उस इक्वेशंस को देखते हैं। तो पहला रिएक्शन है जी, फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड बाय हीटिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। तो आप ये देख सकते हैं कि आयरन और सल्फर के मिक्सचर को अगर आप हीट करेंगे आयरन सल्फाइड बनेगा और हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये पहला रिएक्शन काफ़ी सूटेबल है हमारे जवाब के लिए। उसके बाद हमारे से जो बात की जा रही है वो ये है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये तीनों रिएक्शंस में इसका कोई जिक्र नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बाय हीटिंग हाइड्रोजन आयोडीन, इसका भी जिक्र नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बहरहाल अगर आप ये कहें कि यहाँ पर लिखा नहीं हुआ तो ये आंसर होगा, तो ये भी बात सही नहीं रहेगी। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय हीटिंग कैल्शियम सल्फेट, तो ये भी सही नहीं रहेगा जवाब। तो लिहाजा आपका ए ऑप्शन सही आंसर होगा,
इस सवाल के लिए कि एक्सोथर्मिक कौन सा रिएक्शन है, तो ऑप्शन ए जो है यानी आयरन और सल्फर को हीट करें दोनों को और फिर क्या प्रोड्यूस हो, आयरन सल्फाइड प्रोड्यूस हो। सो दैट मेक्स एन आइडिया। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर फिर एक मरतबा बैलेंसिंग का पूछा गया, तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको बैलेंसिंग जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेना चाहिए। तो लिहाजा बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशंस को, इस चैप्टर में एक प्रॉपर टॉपिक दिया गया है। आप मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको क्लिक करें, वीडियो मिल जाएगी आपको, वहाँ से सीखें किसी भी इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो ओवरऑल हमारे पास इसका जवाब क्या होगा, इसको हम मालूम करते हैं। अब देखें, पहली जो इक्वेशन ए है उसमें आयरन और क्लोरीन जो मॉलिक्यूल है इसका रिएक्शन करवाया गया और फेरिक क्लोराइड बना है। ठीक है, इस सॉल्ट का नाम है फेरिक क्लोराइड। आप जो घर में नमक खाते हैं इसके अलावा भी बहुत से सॉल्ट होते हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ जो घर में आप नमक खाते हैं NaCl वही सॉल्ट होता है, ये भी सॉल्ट है फेरिक क्लोराइड। इसके साथ देखिए आपको 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यानी 2 आयरन के एटम्स हैं और 2 3s आर 6 क्लोरीन के एटम्स हैं। इस तरफ देखें तो इक्वेशन में क्लोरीन जो है वो 2 हैं और आयरन 1 है। दे आर आस्किंग बैलेंस कौन सी है, तो यहाँ तो 1 आयरन है 2 क्लोरीन है और उसके मद्दे मुकाबिल आयरन 2 है, ये भी इम्बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी इम्बैलेंस हो गया, तो ये क्या हुई, बैलेंस ना हुई। इसे क्या बोलोगे, दैट इज अनबैलेंस। इसको इस इक्वेशन को आप क्या बोल दोगे, अनबैलेंस। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज बी ऑप्शन, आयरन और 3 क्लोरीन लिए गए इस दफ़ा और FeCl3 बना। अब आयरन यहाँ पर 1 है और क्लोरीन यहाँ पर जो है वो 3 है, आयरन यहाँ पर भी 1 है। अब आयरन तो दोनों तरफ बराबर हैं, लेकिन क्लोरीन यहाँ पर 3 है और 3 2s आर 6 क्लोरीन, तो यहाँ पर अब ये बैलेंस नहीं रही, तो लिहाजा ये भी क्या हो गई, अनबैलेंस। अब ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन सी की तरफ प्यारे बच्चों आयरन को लिया गया है और क्लोरीन गैस को लिया गया है। और यहाँ पर भी फेरिक क्लोराइड ही बना है और 2 मोल लिया गया है। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई, ये मैंने लिख दी। सो दैट इज़ 2 आयरन और यहाँ पर भी 2 आयरन हैं, तो ये दोनों तो बैलेंस हो गए। 3 2s आर 6 क्लोरीन, 2 3s आर 6 क्लोरीन, तो ये भी क्या होगी, बैलेंस। तो लिहाजा ये साइड इसके क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो हमें लग रहा है कि ऑप्शन सी ही सही है क्योंकि ये बैलेंस है। ऑप्शन डी की तरफ भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में प्यारे बच्चों आयरन है और क्लोरीन गैस है, राइट, और साथ बन रहा है FeCl3 और यहाँ पर 1 आयरन है और यहाँ पर भी 1 आयरन है और क्लोरीन यहाँ पर 2 हैं और क्लोरीन यहाँ पर 3 है। तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि क्लोरीन इम्बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, तो ये अनबैलेंस हुई। बहरहाल मेरे जवाब में तो ऑप्शन सी सही रहेगा। सो सी इज़ द राइट आंसर। So C is the right answer for this question. अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। The following equation is properly balanced. अगर ये इक्वेशन हम बैलेंस करें when, अब हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके हमारे पास X एटम्स हैं और ऑक्सीजन गैस के हमारे पास Y एटम्स हैं और Z जो है उसके हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के Z एटम्स हैं। तो आखिर इनकी क्या वैल्यूज़ प्लेस करें कि इक्वेशन बैलेंस कहलाए। तो प्यारे बच्चों इसको हम चेक कर लेते हैं। देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गोज़ टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब बैलेंस करते हैं। अब यहाँ ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन 2 हैं, बैलेंस है। यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पंगा हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर एक और आ गया, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर टोटल मिला के 3 हो गए। तो लिहाजा अगर 2 यहाँ प्लेस कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, तो 2 यहाँ प्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन आपके 2 हैं, कार्बन यहाँ पर भी 2 हैं, 2 1s आर 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं और 2 ये ऑक्सीजन, 4 हो गए, 2 2s आर 4, तो लिहाजा बैलेंस हो गई। लिहाजा हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के पहले जो वैल्यू है उसको हमने x कहा और जो ऑक्सीजन के साथ यहाँ 1 है उसके पहले वैल्यू हमने y कहा और जो कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे वैल्यू है उसको हमने z कहा। x की वैल्यू अगर 2 हो, y की वैल्यू अगर 1 हो और z की वैल्यू अगर 2 हो तो ये इसका आंसर होगा।
तो चेक कर लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 जो गलत हो गया, यहाँ पर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, y की 1 और z की 1, z की 2 गलत हो गया। सो x की 2, x की 2 और यहाँ पे y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 2, लिहाजा d इसका सही जवाब रहेगा। सो d इज द राइट आंसर। तो d को आप टिक लगा लें। सो d जो है इसका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों। चलते हैं 8वें सवाल की तरफ। 8वां सवाल ये किया जा रहा है कि आपके पास हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है जी, इसको क्या नाम देंगे? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो ये आप नाम लिख लो, याद कर लो। अब कितने मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के अंदर, अगर हमारे पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, वन मॉलिक्यूल है, तो हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट। तो इसमें ऑक्सीजन कितने होंगे? देखो इसको मैं आपको ज़रा ओपन करके बताता हूँ। तो आप देख सकते हो, जैसे ये हमारे पास फॉर्मूला है Mg ब्रैकेट, पैरेंथेसिस भी कहते हैं इसको, ठीक है, इन ब्रैकेट्स को आप पैरेंथेसिस भी कहते हैं, पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स भी कहते हैं। तो पैरेंथेसिस के बाहर क्या है? 2 है। पैरेंथेसिस के बाहर जो भी वैल्यू होती है उसको अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैग्नीशियम तो पैरेंथेसिस में नहीं है, इसको आप बाहर ही लिख लें। अब पैरेंथेसिस से बाहर 2 वैल्यू है, अंदर 1 है, तो लिहाजा 2 1 2, तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, मैग्नीशियम 1 है। और पैरेंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन है और बाहर 2 है, ऑक्सीजन की वैल्यू 3 है। पहले कार्बन को देख लेते हैं, कार्बन की वैल्यू 1 है, तो 2 1 2, कार्बन भी जो है वो 2 हो जाएंगे। और फिर 2 3 क्या हो जाएंगे? 6, यानी ऑक्सीजन जो है वो 6 हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह क्या समझ में आया कि ऑक्सीजन की वैल्यू 6 रहेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो नज़र आ रहा है वो सही आंसर होगा, लिहाजा 6 इसका आंसर होगा। तो लिहाजा 6C इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल सा आपका ये चैप्टर है। तो इसके लेक्चर्स के बगैर अगर आप एक्सरसाइज को हल करेंगे तो बस निशान ही लग सकते हैं। समझने के लिए आपको चैप्टर को समझना पड़ेगा। लिहाजा मेरे लेक्चर्स लाजमी देखिएगा ताकि आपको ये सारा चैप्टर सही तरह समझ में आ जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ प्यारे बच्चों। अगला सवाल किया जा रहा है जी, इफ द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों के दरमियान रिएक्शन हुआ टू फॉर्म, यानी बना कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बना। तो किसकी एग्जांपल होगी प्यारे बच्चों? ये कौन सा रिएक्शन है? अच्छा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, A + B, लेट्स से दैट ये A है और ये B है। अगर ये दोनों आपस में मिल जाएं और आपको प्रोडक्ट सिर्फ एक ही मिले, C, इस तरह का रिएक्शन कहलाता है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, चले मैं इसका एक और नाम आपको बताता हूँ। इसको एडिशन रिएक्शन भी आप कह सकते हैं, इसके अलावा आप इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलें ये लिख लें आप, लिहाजा इसके हिसाब से जवाब कौन सा होगा? एडिशन रिएक्शन। इसके अलावा डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी होता है, इसी को आप उल्ट कर दें। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो फिर क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिहाजा A टूट कर क्या बन गया? B और C। तो प्रोडक्ट में आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, बट इसका आंसर तो एडिशन रिएक्शन है। मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ ये बात। इस तरह एसिड बेस्ड रिएक्शंस भी होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, ये दोनों मिले नमक बनता है NaCl + वाटर। इसी तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसी को कहेंगे आप। एसिड बेस्ड रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो पहले बच्चों इसका आंसर ये होगा। चलते हैं हम अपने आखिरी MCQ की तरफ। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस अ गैस। ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है? थर्म का मतलब होता है हीट, यानी हीट की मदद से कोई चीज़ टूट जाए, डिकम्पोज हो जाए। कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस अ गैस, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करेगा गैस। ये देखें, ये वाला रिएक्शन जो भी मैंने किया था, दैट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। समझ लें, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसका ये इक्वेशन है। तो लिहाजा में आपको नजर आ रहा है कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिहाजा इसका जवाब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो कुछ क्वेश्चंस तो वाकई में बड़े इंटरेस्टिंग है, आपको समझने पड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दें, तो बिल्कुल करवाऊंगा मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स।
लेकिन इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करना होगा, फिर आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। मैंने तकरीबन ढेर सी वीडियोस बनाई हैं आपके लिए इस चैप्टर की, इसके अलावा इस पूरी बुक की, तो लिहाजा वो एक ही प्लेलिस्ट है, उसके अंदर सब पड़ी हुई हैं, आप सीक्वेंस से जाके स्टडी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी, और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।